आज हम बात करने वाले हैं इस साल यानी 2023 में आई एक अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज के बारे में जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। दोस्तों ये सीरीज बेस्ड है 2013 में आई एक वीडियो गेम द लास्ट ऑफ अस से, जिसमें एक इन्फेक्शन इंसानों को इफेक्ट करके उन्हें कैसे ज़ॉम्बी बना देता है। और इस वीडियो गेम की स्टोरी टेलिंग को हिस्ट्री में सबसे बेस्ट माना गया है। सीरीज का नाम वीडियो गेम से ही इंस्पायर होकर रखा हुआ है। दोस्तों सीरीज में एक्शन, एडवेंचर, सर्वाइवल और हॉरर भर भर के है। अगर शॉर्ट स्टोरी में बात करें तो सीरीज में हमें इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को दिखाया जाएगा, जो कि इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ इन्फेक्शन से, जिसे हम कॉर्डिसेप्स फंजाई कहते हैं। लेकिन ये फंजाई इन्फेक्शन सिर्फ इंसेक्ट्स पर अफेक्ट करते हैं और कैसे इंसेक्ट्स के हेड के साथ बाहर निकलकर बढ़ते रहते हैं और उन पर पूरा कंट्रोल करके उन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं। अब ये फंजल इन्फेक्शन इंसानों पर कैसे, कहाँ, किस वजह से आते हैं और इंसानों पर इसका क्या असर पड़ता है और इस चीज को कैसे वो फेस करते हैं, आज हम इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड से जानेंगे। कहानी शुरू होती है सन 1968 के एक टेलीविजन टॉक शो से। इस टॉक शो के गेस्ट होते हैं डॉक्टर न्यूमन और डॉक्टर स्कोनहाइस। डॉक्टर न्यूमन एक एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी मेडिसिन एक्सपर्ट किसी भी डिजीज को लेकर। दरअसल ये सारे मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर ग्लोबल पेंडेमिक यानी बड़ा खतरा आए तो उसकी क्या वजह हो सकती है। जहां डॉक्टर स्कोनहाइस को लगता है कि एक इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा नाम का बीमारी को ला सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन थ्रू एयर से स्प्रेड होता है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं बीमारी को फैलाने के लिए। जब डॉक्टर न्यूमन से इस बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि इंसान और बीमारी की जंग शुरू से ही चलती आ रही है, लेकिन आखिर में ह्यूमैनिटी हमेशा जीतती आई है। शो का होस्ट जब डॉक्टर न्यूमन से पूछता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन से हमें खतरा हो सकता है कि नहीं, तो इस बात पर डॉक्टर न्यूमन हाँ बोलते हैं। डॉक्टर न्यूमन फंगस इन्फेक्शन का नाम लेकर उसे खतरा बताते हैं, लेकिन ऑडियंस इस बात से सहमत नहीं होती। डॉक्टर न्यूमन इसका रीजन बताते हैं कि कुछ फंजाई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो अपने होस्ट को मारते नहीं हैं बल्कि उन्हें कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर न्यूमन कहते हैं कि वायरस हमें बीमार कर सकते हैं, लेकिन फंजाई हमारे माइंड को चेंज कर सकता है। जहां वो एक चींटी का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि कैसे एक फंगस एक चींटी के अंदर जाके उसके सर्कुलर सिस्टम से ट्रेवल करते हुए सीधा चींटी के ब्रेन में जाता है, और फंगस कैसे एक चींटी को हेलुसिनेशन दिखाकर उसके माइंड को कंट्रोल करता है कि चींटी को कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, मानो जैसे एक कठपुतली की तरह। डॉक्टर न्यूमन बताते हैं कि फंगस को भी खाने और जीने के लिए एक जगह चाहिए होती है, जिस वजह से फंगस चींटी के स्किन को अपने स्किन में बदल लेता है, लेकिन फंगस अपने शिकार को कभी मरने नहीं देता और वो अपने होस्ट को डिकम्पोजिशन यानी खराब होने से बचाता है। तभी डॉक्टर स्कोनहाइस कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन भले ही असली हो, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी में सरवाइव नहीं कर सकते, जिस बात से डॉक्टर न्यूमन अग्री होते हैं। न्यूमन कहते हैं कि फंगस सरवाइव नहीं कर सकते अगर उनके होस्ट का अंदरूनी तापमान 94 डिग्री से ज्यादा हो। न्यूमन बताते हैं कि फंगस अभी इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं कि वो इतने हाई टेम्परेचर में इंसानों के साथ विदस्टैंड कर सके। तभी वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं कि सब शांत हो जाते हैं। डॉक्टर न्यूमन कहते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्ल्ड वार्म हो रही है, उतने ही चांसेस है कि फंगस इवॉल्व हो सकते हैं और वो इस वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। होस्ट पूछता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जहां पर डॉक्टर न्यूमन कहते हैं कि हम हार जाएंगे। फिर हमें 25 साल बाद यानी 2003 का समय दिखाया जाता है, जहां हम अमेरिकन देश के राज्य टेक्सास शहर ऑस्टिन को देखते हैं, जिसमें एक फैमिली जोल अपनी बेटी सैरा के साथ रहता है। सैरा को अपने डैड जोल का ख्याल रखना अच्छा लगता है, जैसे कि उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना और कुछ। जोल का एक भाई भी होता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी एक मजाकिया किस्म का शख्स होता है। ये दोनों भाई किसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साथ काम करते हैं। दरअसल आज के दिन यानी 26 सितंबर को जोल का जन्मदिन होता है, जहां जोल अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि रात के 9 बजे से पहले वो केक के साथ जल्दी घर आ जाएगा। तभी उन्हें रेडियो पर इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता राज्य में कुछ गड़बड़ होने की न्यूज पता चलती है। जकार्ता इंडोनेशिया का पार्ट है, ये बात सैरा अपने डैड और अंकल टॉमी को बताती है। फिर जोल और टॉमी अपने काम और सैरा अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि जोल का बर्थडे होता है तो सैरा अपने डैड की खराब वॉच को रिपेयर करने के लिए कुछ कैश निकालती है ताकि वो
वो एज अ बर्थडे प्रेजेंट अपने डैड को गिफ्ट कर सके। जाने से पहले हमें उनके पड़ोसियों को भी दिखाया जाता है जो कि एडलर फैमिली होती है। मिस्टर एडलर कहते हैं कि उनकी वाइफ सैरा के बारे में पूछ रही थी क्योंकि जोल का जन्मदिन होता है तो कुछ मदद करने के लिए वो काम आ सके, उस बारे में ये सब बात कर रहे होते हैं। जहाँ सैरा कहती है कि वो स्कूल से आने के बाद उनसे मिलेगी। फिर सब अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। स्कूल में स्टडी करते वक्त सैरा नोटिस करती है कि एक स्टूडेंट का हाथ अपने आप ही हिल रहा है। तभी स्कूल की बेल बजती है तो सब अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं। जहाँ सैरा एक क्लॉक शॉप में जाती है ताकि वो अपने डैड के वॉच को ठीक करवा सके। कुछ देर बाद उस एरिया में हमें पुलिस की गाड़ियों को दिखाया जाता है। तभी पुलिस के सायरन हॉर्न को सुन के शॉप ऑनर की डॉटर बाहर आ जाती है, जहाँ वो सैरा को वॉच देकर उसे घर जाने को कहती है, मानो जैसे वो किसी चीज से डरी हुई हो। वापस आते समय सैरा अपने पड़ोसी मिस एडलर के घर जाती है, जहाँ सैरा मिस एडलर से न्यूज के बारे में पूछती है कि कैसे बहुत सारी पुलिस रोड पर आ रखी है, जिस बारे में मिस एडलर को कुछ मालूम नहीं होता है। वहीं मिस एडलर जोल के जन्मदिन के लिए कुकीज बना रही होती है। थोड़ी देर बाद सैरा उनके घर में डीवीडी कलेक्शन देख रही होती है, जहाँ हम पीछे एडलर की मॉम को कुछ अलग बिहेव करते हुए देखते हैं। सैरा फिर एक डीवीडी और कुछ कुकीज लेकर वहां से जा रही होती है, जहां वो उनके घर के डॉगी मर्सी को देखती है कि कैसे वो एडलर की मॉम को देखे जा रहा होता है। जब सैरा बाहर आती है तो वो नोटिस करती है कि कैसे एयरफोर्स जेट कहीं जा रहे होते हैं। रात को जब जोल घर आता है तब तक 10 बज चुके होते हैं और काम ज्यादा होने के कारण जोल केक भी लाना भूल जाता है, जहाँ वो कल लेकर आएगा ऐसा बोलता है। लेकिन सैरा को गिफ्ट लाते हुए देख जोल एकदम खुश हो जाता है, जहाँ वो वॉच को अपने हाथ में पहन के अपनी बेटी को थैंक्स बोलता है। तभी सैरा अपने डैड के साथ मूवी देखने लग जाती है, जिसकी डीवीडी वो एडलर घर से लाई थी। टीवी देखते देखते सैरा सो जाती है, जहां जोल को टॉमी का कॉल आता है। टॉमी बताता है कि वो जेल के अंदर फंसा हुआ है और वो जोल को मदद करने के लिए बुलाता है। तभी सैरा को अपने रूम में सुला के जोल टॉमी को बेल करने चला जाता है। कुछ घंटों बाद आवाज आने के कारण से सैरा उठ जाती है, जो कि हेलीकॉप्टर और कार के अलार्म की होती है। जब सैरा अपने डैड को नीचे ढूंढती है तो वो वहां नहीं होते। एक्चुअली में आखिर हो क्या रहा है ये जानने के लिए सैरा टीवी ऑन करती है तो उसमें नेशनल अलर्ट का मैसेज दिखाते हैं। अचानक वहां मर्सी आ जाता है, जो एकदम डरा हुआ होता है। तभी सैरा मर्सी को लेकर एडलर के घर ले जा रही होती है, जहाँ मर्सी डर के मारे वहां से भाग जाता है। सैरा को उनके घर से कुछ आवाज आ रही होती है। जब वो अंदर देखने जाती है तो उसे वहां पर खून दिखता है। तभी वो खून में लथपथ मिस्टर एडलर को देखती है। सैरा मिस्टर एडलर के पास जाती ही है कि वो नोटिस करती है कि कैसे एडलर की मॉम मिस एडलर को खा रही होती है और वो एक कैनिबलिस्टिक क्रिएचर में बदल चुकी होती है। दोस्तों, कैनिबलिस्टिक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपने ही सेम स्पीसीज को फूड के तौर पर खा जाते हैं। इससे पहले वो क्रिएचर सैरा पर अटैक करता है, सैरा वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर जोल और टॉमी आ जाते हैं। जोल सैरा को गाड़ी में बैठने को बोलता है, जहाँ वो क्रिएचर जोल पर हमला करने आ रहा होता है। टॉमी जोल पर चिल्लाता है, लेकिन जोल अपना पूरा समय लेकर उस नैनी क्रिएचर को मैकेनिकल टूल से मार देता है। जोल अपनी बेटी सैरा को बताता है कि सिर्फ एडलर फैमिली ही ऐसी नहीं बनी है। जब कोई दूसरा पड़ोसी जोल से पूछता है तो जोल उसे घर के अंदर और दरवाजा को बंद करने को कहता है। तभी टॉमी कार को ड्राइव करके जा रहा होता है, जहाँ वो मिस्टर और मिसेस एडलर को कार से ठोक कर जाता है। लगता है दोनों भाई एडलर फैमिली से काफी परेशान थे। ड्राइव करते वक्त टॉमी कहता है कि न्यूज में बता रहे हैं कि ये किसी तरीके का पैरासाइट या वायरस है। जोल कहता है कि उन्हें इस बारे में अभी कुछ नहीं पता, तो वो श्योर नहीं हो सकते। टॉमी कहता है कि इस शहर के लोगों में इन्फेक्शन ज्यादा है, जिस वजह से उन्होंने हाईवे को ब्लॉक कर दिया है, जहां आगे उन्हें रोड पूरा जाम मिलता है। जब वो रोड से कट होकर वेस्ट साइड जा रहे होते हैं तो वहां पर भी आर्मी ने रास्ता रोक रखा होता है। जोल टोनी को दूसरे टाउन की तरफ जाने को बोलता है, जहाँ से एक रिवर से जाने का रास्ता आता है। जोल कहता है कि वहां से वो सीधा जाके एक हाईवे की दूसरी साइड को पकड़ लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। सैरा नोटिस करती है कि कैसे भागने के लिए 2 एरोप्लेन जा रहे होते हैं और वहीं पुलिस के रास्ते रोकने की वजह से उन्हें दूसरी साइड से जाना पड़ता है, जहाँ हम देखते हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों की अफड़ा तफड़ी मची होती है। जाम होने के कारण उन्हें कार को बैक करना पड़ता है। कार बैक करते वक्त सैरा को एक प्लेन सीधा उनके पास लैंड होते हुए दिख रहा होता है। तभी उस प्लेन क्रैश की वजह से उनकी कार पलट जाती है। जब वो उठते हैं
हैं तो सैरा के पैर में चोट लग चुकी होती है। तभी एक पुलिस की कार एक्सीडेंट से टॉमी और जोल का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जहां टोनी जोल को रिवर की तरफ जाने को कहता है और वो दूसरा रास्ता ढूंढ कर आएगा बोलता है। चोट के कारण जोल सैरा को पिक करके ले जा रहा होता है, जहां वो देखता है कि कैसे वो क्रिएचर बने इंसानों को खा रहे होते हैं, जिनमें से एक को पता चल जाता है तो जोल वहां से पीछे के रास्ते भागने लगता है। इसे इन्फेक्शन तो ऐसा हुआ होता है कि उसे मालूम ही नहीं कि इसका मुंह कहाँ बज रहा है। इससे पहले वो क्रिएचर जोल को पकड़ लेता, कोई उस क्रिएचर को शूट कर देता है, जहां हमें पता चलता है कि वो एक सोल्जर होता है। जोल उस सोल्जर से कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और कैसे उसकी बेटी इंजर्ड हो रखी है, लेकिन उस सोल्जर को दोनों सिविल्स को मारने के ऑर्डर मिलते हैं, जहां वो सोल्जर फायरिंग करने लगता है। तभी जोल अपनी बेटी सायरा को लेकर भाग रहा होता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। इससे पहले सोल्जर जोल को शूट करता कोई और उसे शूट कर देता है और वो टॉमी ही होता है। टॉमी जब देख रहा होता है तो जोल को पता चलता है कि सोल्जर की गोली कैसे सायरा को लगी है, जहां सायरा की बॉडी से ऑलरेडी बहुत खून बह चुका होता है। जोल टॉमी को हेल्प करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन टॉमी को पता होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जहां सायरा कुछ देर बाद अपने डैड के हाथ में ही दम तोड़ देती है। कहानी जाती है 20 साल बाद यानी 2023 में, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ नहीं पता होता है कि उसे कहां जाना है। फिर हमें अमेरिका देश के राज्य मैसाचुसेट्स शहर बॉस्टन को दिखाया जाता है, जो कि ग्लोबल पेंडेमिक कोर्डिसेप्स फंजाई इन्फेक्शन के कारण मानव सभ्यता को लगभग खत्म कर चुकी होती है। कुछ देर आगे जाने पर उस लड़की को कुछ मिलिट्री वाले देख लेते हैं। दरअसल बॉस्टन शहर को पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर रखा होता है, जिसे एक फेडरल नाम की एजेंसी मैनेज कर रही होती है। तभी फेडरा का एक आदमी उस लड़की को अपने साथ लाकर उसके ऊपर टेस्ट करता है, जहां वो लड़की इन्फेक्टेड तो दिखाती है लेकिन वो एकदम ठीक होती है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डेड बॉडीज को जलाकर रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं फेडरा वालों के लिए। दरअसल ये सारे उन लोगों को आग में फेंक रहे होते हैं जिन्होंने क्वारंटाइन के रूल्स को फॉलो नहीं करा था। जहां एक औरत यंग लड़की को देख के ये सब नहीं कर पा रही होती है तो वो दूसरे शख्स को बोलती है और वो और कोई नहीं बल्कि जोल होता है। फेडरा एजेंसी इन्हें काम करने के लिए कार्ड देती है ताकि ये अपना घर चला सके। जहां हम देखते हैं कि कैसे हर जगह बोर्ड पर कर्फ्यू होने का समय और कोर्डिसेप्स इन्फेक्शन होने के लक्षणों के बारे में लिखा होता है। दरअसल पूरे बॉस्टन शहर को फेडरा वालों ने क्वारंटाइन करके स्ट्रिक्ट कर रखा होता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे बिना ऑथराइजेशन के क्वारंटाइन जोन से बाहर और अंदर गए लोगों को फेडरा द्वारा सजा मिल रही होती है। तभी जोल एक फेडरा के आदमी से मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि जोल स्मगलिंग करके दूसरे सिविलियंस और फेडरा के कुछ लोगों से हेल्प लेता है। दरअसल जोल ने फेडरा के इस आदमी से डील करी होती है एक ट्रक के लिए, ताकि वो यहाँ से कैसे भी निकलकर व्योमिंग राज्य की ओर जा सके, क्योंकि जोल के भाई टॉमी का कांटेक्ट लास्ट टाइम जोल को उसी जगह से आया होता है। लेकिन ट्रक स्टार्ट के लिए जोल को बैटरी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, जहां वो सोल्जर जोल को कुछ रातों के लिए स्ट्रीट से दूर रहने को कहता है और बताता है कि कैसे फायरफ्लाइज नाम का ग्रुप जो कि फेडरा वालों के अगेंस्ट होता है, उन्होंने उनके 2 आदमियों को मार गिराया है। जहां वो सोल्जर जोल को सेफ रहने को बोलता है। जब जोल वहां से जा रहा होता है तो उसे वॉल पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, जो कि इस फर्स्ट एपिसोड का टाइटल होता है। तभी हमें एक रॉबर्ट नाम का शख्स को दिखाया जाता है, जो कि एक लोकल ट्रेडर होता है, जिसने टेस नाम की शख्स को पकड़ रखा होता है। जहां हमें पता चलता है कि टेस और जोल एक पार्टनर होते हैं और स्मगलिंग और इलीगली ट्रांसपोर्ट से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और दोनों ने मिलकर रॉबर्ट से कार की बैटरी को परचेज किया था। लेकिन रॉबर्ट ने डबल क्रॉस करके बैटरी फायरफ्लाइज ग्रुप जो कि फेडरा के अगेंस्ट है उन्हें बेच दिया होता है और उनके पैसे भी यूज कर चुका होता है। रॉबर्ट को डर लगा होता है कि अगर ये बात जोल को पता चली तो वो क्या करेगा, जिस वजह से टेस को इन्होंने पकड़ रखा होता है। जहां टेस रॉबर्ट से कहती है कि बिजनेस में ऐसा होता रहता है और वो जोल को इस बारे में समझा देगी। तभी वहां एक ब्लास्ट हो जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ये ब्लास्ट फायरफ्लाइज और फेडरा के बीच हुई लड़ाई के दौरान होता है। जहां टेस फेडरा वालों को बताती है कि वो फायरफ्लाइज ग्रुप की नहीं है, लेकिन फिर भी फेडरा वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम एली को देखते हैं। ये वही लड़की होती है जिसे फेडरा वालों ने पहले अपने पास
रखा था, लेकिन अब ये फायरफ्लैश ग्रुप के हाथ में है, जो कि क्लियर करता है कि क्यों फेडरा और फायरफ्लैश एक दूसरे के अगेंस्ट है। जहां फायरफ्लैश वाले एली को चेक कर रहे होते हैं कि इन्फेक्शन का असर उस पर कैसा हो रहा है, पर एली हर बार उन्हें अपना नाम वेरोनिका बताती रहती है। एली को भी वॉल पर वही बात लिखी हुई दिखती है जो जोल को भी दिखी थी। फिर हम जोल को देखते हैं जो एक रेडियो गाय के पास जाता है अपने भाई टॉमी के बारे में पूछने के लिए। जोल उस आदमी को स्मगलिंग देता है, जिस कारण जोल का काम आसान हो जाता है। रेडियो गाय बताता है कि टॉमी के साइड से कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया है, लेकिन टॉमी से कांटेक्ट नहीं करे हुए जोल को 3 हफ्ते हो जाते हैं। जहां जोल रेडियो गाय से मैप पर मार्क करने को कहता है कि कहां से और कौन से टावर से टॉमी से कांटेक्ट हुआ था, जहां वो टावर अमेरिका के राज्य व्योमिंग में होता है। घर आने पर जोल बहुत परेशान होता है, जिस कारण वो ज्यादा अल्कोहल पी के सो जाता है। फिर जब रात होती है तो टेस आकर जोल के साथ सो जाती है। जब सुबह होती है तो टेस की ऐसी हालत देख के जोल उससे पूछता है, जहां टेस बताती है कि फेडरा वालों ने उसे सारे दिन लॉक्ड अप कर रखा था। टेस जोल को बताती है कि कैसे रॉबर्ट ने बैटरी किसी और को ज्यादा कीमत में बेच दिया है। जहां जोल परेशान होता है कि अगर बैटरी नहीं मिली तो ट्रक किसी काम का नहीं है और टॉमी के पास जल्दी नहीं जाएंगे तो वो मर जाएगा। जब जोल टेस से पूछता है कि रॉबर्ट ने बैटरी किसको बेची और रॉबर्ट कहाँ है, इस बारे में टेस को कुछ नहीं पता होता है। जहां टेस कहती है कि वो रॉबर्ट को ढूंढ के और अपने कार्ड और बैटरी दोनों को वापस लाएंगे, फिर टॉमी को ढूंढने जाएंगे। तभी हमें फायरफ्लैश ग्रुप की लीडर को दिखाया जाता है, जिसका नाम मेरलिन होता है। जहां एक मेंबर किम मेरलिन से पूछती है कि क्यों वो फेडरा से लड़ रहे हैं और कैसे उनके लोग मारे जा रहे हैं। किम मेरलिन से पूछती है कि किस लिए एक रैंडम लड़की को उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरलिन बाकी 2 मेंबर को बाहर भेजकर किम को बताती है कि वो फेडरा से इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो डेमोक्रेसी और आजादी को वापस ला सके। जहां वो बताती है कि वो फेडरा को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें हमारी बिल्डिंग के बारे में ना पता चले। मेरलिन किम को बताती है कि आज सभी फायरफ्लैश के मेंबर्स इस बिल्डिंग में इकट्ठा होंगे और क्वारंटाइन जोन को यहाँ से हमेशा के लिए छोड़ देंगे और रैंडम लड़की यानी एली को लेकर वेस्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ मेरलिन का एक आदमी सैलम शहर के रेडियो टावर में है। फिर हम जोल और टेस को देखते हैं, जहां वो रॉबर्ट और उसने बैटरी किसको बेची उसका पता लगा रहे होते हैं। जहां टेस को पता चलता है कि रॉबर्ट बैटरी को किसी रेड टैग्ड बिल्डिंग की तरफ ले गया था। जहां टेस जोल को बताती है कि बिल्डिंग में जाने के लिए वो हे मार्केट के नीचे सबवे टनल से होकर जाएंगे और रॉबर्ट को पकड़ के सरप्राइज देंगे। फिर हम मेरलिन को देखते हैं जो एली से मिलने आती है, जहाँ मेरलिन एली का नाम लेकर बताती है कि उसने ही एली को फेडरा के पास पहले भेजा था ताकि वो सेफ रहे, लेकिन एली खुद वहाँ से भाग गई थी। मेरलिन एली को बताती है कि उसका एक ऐसा पर्पस है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। जहां मेरलिन कहती है कि वो आज रात यहाँ से निकल जाएंगे एली को लेकर। तभी वो एली को ऐसी बात बताती है कि वो बात अगर एली किसी और को बताएगी तो वो मारी जाएगी। फिर हम टेस और जोल को देखते हैं जो बिल्डिंग के लॉक को ब्रेक करके सबवे टनल से जा रहे होते हैं, जहां उन्हें एक मरा हुआ शख्स दिखता है जिसे इन्फेक्टेड होने के बाद फूड ना मिलने पर ऐसा हो चुका होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए होता है और फूड न मिलने पर वो फंगस अपने होस्ट को ही खा जाता है। तभी वो वहाँ बिल्डिंग के बैक डोर पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें ब्लड दिखता है। डोर खोलने पर उन्हें रॉबर्ट मरा हुआ और फायरफ्लैश के कुछ मेंबर मरे हुए मिलते हैं, जहाँ उन्हें बैटरी भी मिलती है लेकिन वो पूरी खराब हो चुकी होती है। जब जोल को आवाज आती है तो वो देखने जाता है तो उसे वहाँ मेरलिन और किम घायल दिखती है। अचानक से एली जोल पर अटैक करने के चक्कर में खुद गिर जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जोल और मेरलिना एक दूसरे को जानते हैं और ये भी कि रॉबर्ट इन्हीं को बैटरी सेल कर रहा था। जब जोल मेरलिन से पूछता है कि उसे बैटरी किस लिए चाहिए थी तो मेरलिन बताती है कि वो एली को जोन से बाहर ले जाने वाले थे, लेकिन अब ऐसी हालत में वो कुछ नहीं कर सकते। तभी मेरलिन जोल से एली को जोन से बाहर ले जाने को कहती है, लेकिन जोल कहता है कि वो लोगों की स्मगलिंग नहीं करता। फिर मेरलिन जोल को बताती है कि ओल्ड स्टेट हाउस बिल्डिंग में फायरफ्लैश ग्रुप के लोग एली के आने का वेट कर रहे हैं। मेरलिन कहती है कि वहाँ उनकी स्क्वाड जाने वाली थी, लेकिन अब उनके पास ना तो ट्रक है और ना ही कोई स्क्वाड है और कैसे गनफायर साउंड से यहाँ फेडरा वाले आ जाएंगे। मेरलिन उनसे कहती है कि अच्छा हो या बुरा तुम दोनों ऐसे काम करने के लिए केपेबल हो। जहाँ वो जोल को बताती है कि एली को वहाँ से पहुँचाने पर उन्हें सिर्फ बैटरी ही नहीं बल्कि फ्यूल ट्रक के साथ गन्स आदि सब मिलेंगे। जहाँ कुछ देर डिस्कस करने पर टेस कहती है कि वो एली को स्टेट हाउस ले जाएंगे, लेकिन हैंड ओवर करने से पहले उन्हें जो चाहिए अगर उन्हें नहीं मिला तो वो एली को मार देंगे, जिस बात से मेरलिन अग्री होती है। जहाँ जाने से पहले मेरलिन जोल को कहती है कि ये काम कर देना।
वहां से निकलने के बाद जोल और टेस प्लान बना रहे होते हैं और एली को जोल के रूम से एक बुक मिलती है जिसमें एक कागज में B/F लिखा होता है, जिसके नीचे 60 में कुछ नहीं और 70 में कुछ नया, लेकिन 80 में रेड क्रॉस होता है। जब जोल अंदर आता है तो एली पूछती है बिल और फ्रैंक कौन है, जहां एली उसे रेडियो स्मगलिंग कोड बोल रही होती है कि कैसे 60s के सॉन्ग प्ले का मतलब कुछ नहीं, 70s का मतलब कुछ नया, लेकिन 80s के पूछने पर जोल एली से बुक ग्रैब कर लेता है और फिर सोने लग जाता है, जहां हम सारा के दिए हुए बर्थडे गिफ्ट को जोल के हाथ में देखते हैं। जब जोल उठता है तो वो एली से पूछता है किसी अमीर बाप की बेटी तो नहीं है, जहां एली ऐसी ही कुछ बात है बोलकर बात टालती है। तभी एली जोल को बताती है कि सोते वक्त कोई रेडियो पर 80s का गाना बोल रहा था, जिस बात से जोल परेशान हो जाता है। फिर एली कहती है कि 80s का मतलब ट्रबल है और कोड ब्रोक हो गया। इससे पहले जोल कुछ बोलता वहां टेस आ जाती है। तभी वो सब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तीनों किसी अंडरग्राउंड के रास्ते से निकलते हैं, जहां वो फेडरा वालों से बच बच कर जा रहे होते हैं। कुछ देर आगे जाने पर एक सोल्जर उन्हें देख लेता है, जो उन्हें वहीं खड़े रहने को बोलता है, और ये वही सोल्जर होता है जिनके साथ ये स्मगलिंग करते हैं। क्योंकि टेस और जोल उसे पहचानते थे तो उसके साथ डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सोल्जर उन्हें घुटनों पर आने को बोल रहा होता है, जहां वो एक एक करके तीनों को स्कैन करता है। इससे पहले वो सोल्जर एली को स्कैन करता, एली उस सोल्जर को नाइफ से अटैक कर देती है। तभी वो सोल्जर एली को शूट करने वाला होता है। यह देखकर जोल को अपनी बेटी सैरा का इंसिडेंट याद आ जाता है, जहां वो अपना टेम्पर लूज करके सोल्जर को मार मार के किल कर देता है। तभी टेस को पता चलता है कि एली का स्कैन पॉजिटिव आया है, जहां एली कसम खाती है कि वो सिक नहीं है और इन्फेक्टेड हुए उसे 3 हफ्तों से ज्यादा हो गया है। एली उन्हें उस पर भरोसा करने को कहती है। इससे पहले फेडरा वाले वहां आते टेस जोल को वहां से निकलने को कहती है। फेडरा वालों से बचने के लिए वो एक बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन एरिया के अंदर से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोल के एक रूम में 80s का सॉन्ग प्ले होने लग जाता है, जिसका मतलब होता है कि खतरा आ चुका है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि एली जो है वो इम्यून होती है, जिस वजह से फेडरा और फायरफ्लैश वाले लड़ रहे होते हैं। अब जोल और टेस कैसे एली को सही सलामत ओल्ड स्टेट हाउस लेकर जाते हैं, ये हमें सीरीज के सेकंड पार्ट में पता चलेगा, जो कि मैं जल्दी लेकर आऊंगा। अपडेट रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सेकंड पार्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल इस सीरीज को IMDb में 9.4 की रेटिंग मिली है और इस सीजन के टोटल 9 एपिसोड्स होंगे।